अभिकारक जितना उत्पाद में चेंज होता है उतना ही उत्पाद है वो वापस अभिकारक में चेंज होता है। दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर क्या होती है, समान हो जाती है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं साम्यावस्था। साम्यावस्था पर यदि उत्पाद की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता को यदि आपस में डिवाइड करते हैं तो उस समय जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है उस वैल्यू को हम कहते हैं साम्य स्थिरांक, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं Kc। तो इस फॉर्मूले के अंदर ये हमारा CO जो ठोस अवस्था में और जो ये Zn है वो ठोस अवस्था में। तो ठोस अवस्थाओं में अभिकारक और जो उत्पाद की सांद्रता को हम क्या मानते हैं, इकाई मानते हैं, यूनिट मानते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1। हेलो दोस्तों, नमस्कार। MKP एडुअक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे विद्युत रसायन और विद्युत रसायन के अंदर इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले नैनष्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक की गणना हम कैसे करते हैं। मतलब ये जो नैनष्ट समीकरण है उस नैनष्ट समीकरण के द्वारा जो साम्य स्थिरांक, जो अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया का जो साम्य स्थिरांक होता है उसकी गणना हमें किससे करनी है, नैनष्ट समीकरण से। इसको हमें इस वीडियो के अंदर डिटेल से समझना है। बहुत ही आसान है, इजी है, बस आपको केवल ध्यान लगा करके यहाँ पर पढ़ना है और इसको समझना है। एक एक बात इसकी मैं आपको अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये क्लियर करते हैं कि ये नैनष्ट समीकरण तो क्या है, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा है। अब ये साम्य स्थिरांक क्या होता है उसको थोड़ा सा पहले स्पष्ट करता हूँ। साम्य स्थिरांक के बारे में आपने 11th के अंदर जो साम्यावस्था हमारा टॉपिक था उसके अंदर हमने डिटेल से इसको पढ़ा है, लेकिन उसको एक बार मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे हमारी कोई अभिक्रिया होती है जिसमें ये अभिकारक होते हैं और ये क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं, है ना। तो इस अभिक्रिया के अंदर यदि हम उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद कौन कौन है, ये दोनों, है ना। उत्पाद की सांद्रता P मतलब प्रोडक्ट, है ना। उत्पाद की सांद्रता अपॉन रिएक्टेंट की सांद्रता। तो यदि उत्पाद की सांद्रता में R मतलब रिएक्टेंट मतलब अभिकारक की सांद्रता को यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है अभिक्रिया भागफल, रिएक्शन कोएफिशिएंट, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं Q। तो ये अभिक्रिया भागफल की वैल्यू हमें कैसे प्राप्त होती है, तो उत्पाद की सांद्रता में अभिकारक की सांद्रता को यदि डिवाइड करते हैं तो हमें ये अभिक्रिया भागफल प्राप्त होता है। फिर उसके बाद जब ये रिएक्शन जब चलती है तो उसमें एक कंडीशन ऐसी आती है कि इसमें अभिकारक जितना उत्पाद में चेंज हो रहा है उतना ही उत्पाद है वो वापस अभिकारक में भी चेंज होता है। तो इसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, कैसे, कि ये अभिकारक उत्पाद में चेंज हो रहा है और उत्पाद है वो वापस अभिकारक में चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम कौन सी कंडीशन कहते हैं, साम्यावस्था, जिसके अंदर अभिकारक जितना उत्पाद में चेंज होता है उतना ही उत्पाद है वो वापस अभिकारक में चेंज होता है। दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर क्या होती है, समान हो जाती है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं साम्यावस्था। तो साम्यावस्था वाली स्थिति के अंदर जब इस उत्पाद की सांद्रता, है ना, और उत्पाद की सांद्रता के साथ यदि अभिकारक की सांद्रता को यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा ये जो अभिक्रिया भागफल है वो अभिक्रिया भागफल बराबर हो जाता है Kc मतलब जिसको हम कहते हैं साम्य स्थिरांक। मतलब साम्य अवस्था पर यदि उत्पाद की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता को यदि आपस में डिवाइड करते हैं तो उस समय जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है उस वैल्यू को हम कहते हैं साम्य स्थिरांक, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं Kc। तो इस अभिक्रिया के लिए हम साम्य स्थिरांक की वैल्यू की गणना करेंगे। तो हम यहाँ पर नोट करते हैं Kc इज इक्वल P मतलब उत्पाद की सांद्रता। उत्पाद की सांद्रता में कौन कौन है, Zn2 प्लस और कौन है दूसरा, Cu, है ना, कॉपर सॉलिड के रूप में, है ना, ठोस अवस्था के अंदर है, और ये आयंस के रूप में एक्वस, है ना। तो ये तो हो गई उत्पाद। और नीचे हमें कौन लिखना है,
रिएक्टेंट अभिकारक, अभिकारक कौन कौन है? एक तो Zn जो ठोस अवस्था में है और Cu2+ जो आयंस के रूप में है। तो इस फॉर्मूले के अंदर ये हमारा Cu जो ठोस अवस्था में और जो ये Zn है वो ठोस अवस्था में। तो ठोस अवस्थाओं में अभिकारक और जो उत्पाद की सांद्रता को हम क्या मानते हैं? इकाई मानते हैं, यूनिट मानते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ पर Cu की सांद्रता की वैल्यू 1 हो जाएगी और Zn की भी सांद्रता की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो जब इन दोनों की वैल्यू जब हम 1 लिखते हैं तो हमारा फाइनल जो साम्य स्थिरांक की जो Kc की जो वैल्यू प्राप्त होती है Zn2+ अपॉन Cu2+। ओके, तो ये तो बात हो गई साम्य स्थिरांक की इस अभिक्रिया के लिए। ये अभिक्रिया कौन सी है? तो ये अभिक्रिया हमारी है गैल्वेनिक सेल, जिसको हम डैनियल सेल भी कहते हैं। तो इस सेल के अंदर जो सेल अभिक्रिया होती है वो आपके सामने जो हमने पहले भी पढ़ी है ना, यदि आपको याद आ रहा हो तो। ओके, तो अब आगे बात करते हैं कि इस सेल अभिक्रिया के लिए जो नैनष्ट समीकरण है वो भी हमने पहले पढ़ी है ना, आप याद करें। तो इस सेल अभिक्रिया की जो नैनष्ट समीकरण होती है जिसमें ई सेल इज इक्वल ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन 2F log बेस E Zn2+ अपॉन Cu2+, जिसके अंदर ई सेल हमारा होता है उस गैल्वेनिक सेल का सेल विभव, ई नॉट सेल हमारा होता है उस सेल का मानक सेल विभव, R हमारा गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, F फैराडे कांस्टेंट, log बेस E, और ये अभिकारक और उत्पाद दोनों के आयनों की सांद्रता। ओके, इस समीकरण के अंदर ये जो log बेस E है उसको हम log 10 में चेंज करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है log E किसके बराबर होता है? तो 2.303 log बेस 10। तो यहाँ पर इसकी जगह हम रखेंगे 2.303 और ये log बेस 10। तो हमारी इक्वेशन, ये नई इक्वेशन प्राप्त होती है जो आपके सामने है, इसमें कोई चेंज नहीं है, केवल इस यहाँ पर log बेस E को log बेस 10 के अंदर चेंज कर दिया तो यहाँ पर आ गया 2.303, बाकी सब जैसा है वैसा ही है। ओके, तो ये समीकरण कौन सी थी? इस डैनियल सेल या इस गैल्वेनिक सेल के लिए नैनष्ट समीकरण जो हमने पहले भी पढ़ी है। ओके, अब जब ये सेल जो होता है गैल्वेनिक सेल, उस गैल्वेनिक सेल के अंदर जब हम शुरू में जो उसके 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो कैथोड होता है और एक एनोड होता है। कैथोड हमारा बना होता है जिंक का, जिंक के अंदर उसका ऑक्सीकरण होता है तो वो Zn2+ के अंदर चेंज होते हैं, और कैथोड हमारा होता है वो किसका बना होता है? कॉपर का, जिसके अंदर कॉपर आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और वो कॉपर के अंदर चेंज होते हैं। तो ये अभिक्रिया जो आपके सामने है ध्यान से समझना है ना। उस सेल के अंदर जब दोनों इलेक्ट्रोडों को हम शुरू में जोड़ते हैं तो उस सेल के अंदर करंट, विद्युत का प्रवाह होता है ना। तो विद्युत का प्रवाह क्यों होता है? क्योंकि दोनों सेल के इलेक्ट्रोडों पर इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रोड विभव के अंतर के कारण उस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जिसके कारण उस सेल के अंदर विद्युत का प्रवाह होता है। अब धीरे धीरे जब वो सेल जब काम करता है तो कुछ समय के बाद में उस सेल में विद्युत का प्रवाह होना बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उस सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों पर जो रिएक्शन हो रही है उसके अंदर साम्य स्थापित हो जाता है। यही बात कर रहे हैं, साम्य अवस्था है ना। उन दोनों इलेक्ट्रोडों की रिएक्शन जो हो रही है दोनों इलेक्ट्रोडों पर, उसके ऊपर क्या स्थापित हो जाता है? साम्य स्थापित हो जाता है। मतलब ये जो अभिकारक जितने उत्पाद में चेंज हो रहे हैं उतने ही उत्पाद है वो वापस अभिकारक में चेंज होते हैं। तो उस स्थिति के अंदर उस सेल के अंदर विद्युत का प्रवाह होना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस स्थिति के अंदर उस सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों का यदि इलेक्ट्रोड विभव का अंतर यदि हम निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल विभव, तो उसकी वैल्यू हमें क्या प्राप्त होती है? 0 प्राप्त होती है।
मतलब कैथोड और एनोड दोनों के इलेक्ट्रॉन विभव का यदि हम डिफरेंस निकालें, उनका यदि अंतर निकालें, तो उसकी वैल्यू क्या प्राप्त होती है? 0। और उस स्थिति के अंदर सेल में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं कि सेल के अंदर कुछ समय के बाद जब वोल्ट मीटर में शून्य मान प्राप्त होता है, मतलब उस सेल के अंदर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे? वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर को लगाएंगे सेल के बीच में और चेक करेंगे कि उसके अंदर विद्युत का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर में जब शून्य मान प्राप्त होता है, तो उस समय के अंदर उस सेल का जो पूरा सेल विभव होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कितना होता है उसकी वैल्यू? उस पूरे सेल के सेल विभव की वैल्यू प्राप्त होती है 0। तो इस नैनट समीकरण के अंदर साम्यावस्था की स्थिति के अंदर जब ये समीकरण हमारी क्या हो जाएगी, तो इसमें ई सेल की वैल्यू को हम क्या रखेंगे? 0। तो ये हमने रख दी, इस सेल की वैल्यू 0 इज इक्वल ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/2F log बेस ई Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। ओके, अब यहाँ पर जब इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो इस पूरी वैल्यू को यहाँ इस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, या फिर इसको हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमें जो इक्वेशन प्राप्त होती है, ई नॉट सेल मतलब उस सेल का मानक सेल विभव, कौन से सेल का? गैल्वेनिक सेल का, वो बराबर होता है हमारा 2.303 RT/2F log बेस 10 Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। ओके, तो ये हमें सेल के मानक सेल विभव की गणना करने हेतु हमें ये समीकरण प्राप्त होती है। अब यहाँ पर हम ये समीकरण कब प्राप्त होती है? तो ये समीकरण हमें प्राप्त होती है साम्यावस्था पर, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर ये समीकरण प्राप्त होती है। तो साम्यावस्था के ऊपर जो हमारा इस अभिक्रिया का जो साम्य स्थिरांक होता है Kc की वैल्यू हमने निकाली थी, ये रही है ना, कितनी होती है? Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। तो इस Zn2 प्लस ये जो सांद्रता के रूप में है, और ये जो Cu2 प्लस सांद्रता के रूप में है, इसकी जगह मैं क्या रखता हूँ? साम्य स्थिरांक Kc यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो ये समीकरण हमें प्राप्त हो जाती है, ई नॉट सेल इज इक्वल 2.303 RT/2F log बेस 10, और ये यहाँ पर प्राप्त हो गया Kc। ओके, तो इस प्रकार से Kc मतलब साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक की गणना हम किससे कर सकते हैं? तो नैनस्ट समीकरण से, मतलब इस नैनस्ट समीकरण से हम किसकी गणना कर सकते हैं? Kc साम्य स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। इसी समीकरण के अंदर जब हम गैस स्थिरांक, टेम्परेचर और फेराडे कांस्टेंट की जब हम वैल्यू को रखते हैं, तो तीनों की वैल्यू रखते हैं, तो हमें एक समीकरण और प्राप्त होती है, आपको पता भी है पहले से। तो ई नॉट सेल इज इक्वल, जब तीनों की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ वैल्यू प्राप्त होगी 0.0591/2, ये 2 तो यही है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, log बेस 10 Kc। तो ये दोनों इक्वेशन हमारी क्या हैं? तो ये दोनों इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन के माध्यम से हम Kc की गणना, साम्य स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी इस गैल्वेनिक सेल के अंदर जो सेल अभिक्रिया हो रही है उसके लिए साम्य स्थिरांक की बात हो गई। अब हम किसी भी सेल के लिए यदि साम्य स्थिरांक की गणना करना चाहें, तो हम इसको कैसे कर पाएंगे? तो यहाँ पर इसी समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। तो नॉर्मली मतलब सामान्य रूप में, मतलब किसी भी सेल के अंदर जब ये समीकरण हम यदि अप्लाई करते हैं, तो हमारा ई नॉट सेल तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये 2.303 में कोई चेंज नहीं होगा, आर में कोई चेंज नहीं होगा, टी के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, केवल वैल्यू कौन सी चेंज होंगी? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉनों का एनोड से कैथोड की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं, जो धातु के आयंस होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉनों को निकाल रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहे हैं, उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या n की वैल्यू क्या होती है सेल के अंदर? चेंज होती रहती है। तो वो यहाँ पर हम रख देंगे 2 की जगह n रख देंगे, और ये फेराडे कांस्टेंट तो जैसा है वैसा ही रहेगा, log बेस 10, और ये Kc। तो ये हमारी समीकरण होगी। किसी भी सेल के लिए यदि उस सेल अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक की गणना हमें करनी हो, तो ये समीकरण हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी यदि हम R, T और F की वैल्यू को यदि हम रखें,
तो हमें ये फाइनल इक्वेशन ई नॉट सेल इज इक्वल 0.0591/n log बेस 10 Kc जो हमें प्राप्त होती है, जिसका उपयोग हम किसी भी सेल के लिए Kc की वैल्यू प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।